ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी शनिदेव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम लघु पंचांग के रूप में अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं, जो आपके सुझाव के अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त किए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। तो चलिए पंचांग की तरफ चलें। इसके पूर्व जो दैनिक पंचांग का जो 5 अंग है उससे थोड़ा उसके पर चर्चा करते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं कि 5 जो हमारे द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग के 5 अंग क्या क्या है। पहला भाग अंग पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित, और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को हम अलग निकालकर लघु रूप इसका प्रस्तुत अलग से करते हैं। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र से है। नक्षत्र से आप कहेंगे यह है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जो नक्षत्र में विराजमान है और आज जहां से गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, दोनों का तालमेल कर आज का दिन कैसा होने की संभावना। यह इसे तारा बल कहते हैं और मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज के बारे में बताता है, 9 तारा चक्र पूरे ग्रहों के बारे में। तो इंतजार थोड़ा सा कर लें और हमारे साथ बने रहें। यह बहुत ही उपयोगी है। पांचों अंग जो दैनिक पंचांग की हम प्रस्तुति कर रहे हैं ये काफी उपयोगी है और आपके लिए ज्ञानवर्धक के साथ साथ आपके शुभता के लिए काफी उपयोगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। दूसरे भाग के बाद तीसरे भाग में नक्षत्र की चर्चा भी हम दूसरे भाग में कर रहे थे। यहाँ राशि की चर्चा है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है स्थायी रूप से और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन है। चौथा भाग चौघड़िया से है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो दैनिक कार्यों से लेकर सभी विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त है। चाहे वह दैनिक कार्य हो, कोई विशेष कार्य हो, कोई नया कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, सभी के लिए चौघड़िया उपयुक्त। यह चौथा भाग है। और पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंध है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, संक्षिप्त चर्चा अंक ज्योतिष कैसे कार्य करते हैं और आज अंक ज्योतिष के अनुसार कैसे संकेत मिल रहे हैं दिन के, यह आपके लिए 5वां भाग। तो ये रहे हमारे 5 अंक। और मुहूर्त हर जगह है, इसलिए मुहूर्त की चर्चा, पंचांग की चर्चा जरूरी है। पंचांग से हम सामान्यतः शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं और पंचांग की परिभाषा में यही जानते हैं कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है। किंतु पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार।
अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए, आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो चलिए, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। मौखिक रूप से, इसके पूर्व के हम पंचांग में चलें, मौखिक रूप से, क्योंकि गणेश जी का त्योहार चल रहा है, मन ही मन गणेश की आराधना कर लेते हैं, स्तुति कर लेते हैं क्षण कुछ पल के लिए, और तब चलते हैं गणेश की स्तुति कर पंचांग। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग में। दिनांक 30 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:29 पर, सूर्यास्त 6:11 पर, सनराइज एट 5:29 AM, सनसेट एट 6:11 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में सफलता रहा। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार हैं। वार शनिवार, तिथि रात्रि के 10:46 तक सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 2:37 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। योग, ये विशाखा नक्षत्र अपराह्न 2:37 जब तक है, ये बृहस्पति देव के का नक्षत्र है, और अनुराधा जब आरंभ होता है वो शनि देव का नक्षत्र है। यह संयोग ही है कि आज शनिवार है और शनि के नक्षत्र में आज हम चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। योग अपराह्न 3:10 तक इंद्र, उसके बाद वैद्यति। करण प्रातः 9:34 तक गर्भ, उसके बाद रात्रि के 10:46 तक वनि, फिर वृष्टि। ये रहे पंचांग के पांचवा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जानने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ आज कहाँ वास कर रहे हैं और उनके परिणाम क्या है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का आज वास अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक सप्तमी तिथि है वे भोजन पर है जो पीड़ादायक है, उसके बाद शमशान में है जो मृत्यु शुभ नहीं है। चलिए भोलेनाथ को एक बार फिर नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:15 तक। त्रिपुष्कर जो प्रातः 5:29 से 2:37 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली बेला संध्या 6:11 से 6:33 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:13। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:39 से 10:15 तक। गुलिक काल प्रातः 5:59 से 7:04 तक, और यमगंड
अपराह्न 1:25 से 3 बजे अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 7:05 से 8:53 रात्रि तक, और भद्रा रात्रि के 10:46 से कल के सूर्योदय तक, तक उसके पश्चात भी, यानी 5:29। आज भद्रा का वास स्वर्ग में है। चलिए ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते। अंश के अनुसार चंद्रदेव और बुधदेव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए दोनों वृद्धावस्था की होती। चंद्रदेव 7:53 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे तुला से वृश्चिक राशि में जाकर नीच के होंगे, और बुधदेव कर्क से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे, जहां सूर्य देव विराजमान है, और वहां पर केतु देव पहले से विराजमान। ग्रहों की वर्तमान राशि के अनुसार स्थिति, ये राशि परिवर्तन जब होगा उसके पहले की प्रातः 5 बजे का है, क्योंकि दिन में राशि परिवर्तन है। संध्या 4 बजे बुध का, और प्रातः 7:53 पर चंद्रदेव। फिलहाल अभी मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 5 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। सूर्य, चंद्रमा और बुध की राशियों में दो दो ग्रह हैं। मंगल की राशि में एक भी ग्रह नहीं है। मंगल की राशि में चंद्रमा आने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक भी ग्रह नहीं। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक। इस प्रकार नक्षत्र के राशि के अनुसार हमने देखा। राशि परिवर्तन अब जब तक तुला राशि से निकलते नहीं है चंद्रमा, तब तक चंद्रमा शुक्र की राशि, यानी, और शुक्र चंद्रमा की राशि, यानी चंद्रमा और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, और अपने नक्षत्र में क्रमशः बुधदेव, बृहस्पति देव और शनि देव। सूर्य, मंगल, राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग। अब हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। स्वागत है आपका दूसरे भाग। यह नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा जन्म कुंडली में कहाँ विराजमान है स्थायी रूप से, और आज भ्रमण कहाँ कर रहे हैं, किस नक्षत्र में, दोनों नक्षत्र से संबंध है। किस नक्षत्र में चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से विराजमान है, और आज किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण जिस नक्षत्र में कर रहे हैं वो ताराबलन के सामने जो कॉलम्स हैं, ताराबल के हॉरिजॉन्टली जो कॉलम्स हैं, वे चंद्रमा के आज के गोचर से संबंधित रखता है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में विराजमान है जन्म कुंडली में, वह ताराबलन के नीचे जो रोज है उसमें पड़ने, और दोनों को मिलान कर इसी से निकाला जाता है। यह मूलतः ताराबलन मूलतः चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है, और यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित। नवतारा चक्र पद्धति इस सिद्धांत पर बना है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, वे नक्षत्र के अनुसार फल। तो इस प्रकार
27 नक्षत्र कुल हुए और 9 ही ग्रह। तो 27 नक्षत्र, 9 ग्रह। आखिर कौन सा नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसको निर्धारित करने के लिए इन 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। और पहला से 9वां तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, 19वां से 27वां नक्षत्र तक की। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा, यानी पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चंद्रमा, चौथा मंगल, पांचवा राहु, छठा बृहस्पति, सातवां शनि, आठवां और बुध नौवां। ये सभी क्रमवार रखे गए। और नक्षत्रों को पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से हुआ, यानी पहला में से पहला, दूसरे में से 10वां और तीसरे में से 19वां नक्षत्र जो हुए, उनका स्वामित्व केतु, पहला ग्रह केतु देव को। उसी तरह दूसरा ग्रह शुक्रदेव को दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र, और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और यह सूची इस प्रकार बनी, जिसे आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए काफी उपयोगी। इस प्रकार हर नक्षत्र के स्वामी ग्रह बने। अब फलित कैसे करते हैं और देखते कैसे, क्योंकि नव तारा चक्र पद्धति किसी भी जातक का पूरे जीवन की कहानी बयान करता है। उससे हम पूरे जीवन की कहानी को निकाल सकते हैं कि जातक का जीवन कैसा होगा, कौन सी दशा महादशा कैसी होगी, कौन सा व्यक्ति जातक के लिए उपयोगी होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा, और कौन से व्यक्ति जातक के लिए पुलिंग का काम करेगा या शुभ। तो चलिए, इस तरह से ग्रहों की स्थिति को हमने देखा कि ग्रहों के साथ नक्षत्र कैसे जुड़े। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म आज शनिवार दिन है, शनि के नक्षत्र में हुआ है, यानी पूष अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में हुआ, तो इसकी गणना जो होगी वह शनि के देव से होगी। शनि देव पहला ग्रह बने, यहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह बनेंगे वे जातक के लिए शुभ फलदायी होंगे। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ये जो ग्रह बनेंगे, अब शनि देव से यदि दूसरा देखें तो बुध देव है, चौथा शुक्र देव है, छठा चंद्र देव है, और आठवां और नौवां राहु और बृहस्पति। ये सभी इनकी शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभ फलदायी। वही शनि देव खुद, तीसरा केतु देव, पांचवां सूर्य देव और सातवां मंगल देव, ये जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, बाधक होते हैं, समस्या देने वाले होते हैं, नैर्धन्य तक होते हैं, अति पीड़ा इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो बने, यानी शनि देव, तीसरा केतु देव, पांचवां सूर्य देव और सातवां मंगल। अब यदि हमें पहले से पता चल गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से ग्रह अशुभकारी हैं, तो क्या दशा महादशा का फल कैसा होगा यह नहीं जान सकते? बिल्कुल जान सकते हैं। और यही वजह है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, यानी मान लीजिए किसी जातक का अनुराधा के नक्षत्र में जन्म हुआ, जिसके स्वामी शनिदेव हुए, यानी जातक को का जन्म जो है शनि के महादशा में ही हुआ है, पहला ग्रह वही बने हैं। और पिछले भाग में, पिछले
जन्म में मृत्यु भी इसी महादशा के में हुआ होगा। और यही वजह है कि जब भी आप कोई जन्म कुंडली बनाएंगे तो दशा महादशा के फल में यह लिखा रहेगा कि रेसिडुअल पार्ट ऑफ दशा, दशा का जो है शेष भाग, वह वहीं से शुरू होती है। यदि दशा 8 साल का है, 6 साल उसने भोग लिया तो 2 साल फिर। तो पहला नक्षत्र जो ग्रह हुआ, शनिदेव हुए अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह बने वे पीड़ादायक होंगे। और जब ये पीड़ादायक होंगे तो हम जान सकते हैं पहले से ही कि यह जो अवधि होगी दशा महादशा की हमारे लिए शुभ नहीं। तो हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। अचानक हमारे पास कोई जो झटका है वो नहीं लगेगा। मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार रहेंगे वेदना को झेलने के लिए, पीड़ा को झेलने के लिए। तो यह अधिक पीड़ादायक या वेदनादायक नहीं होगा। वही अगर अच्छे शुभ स्थिति में ग्रह है, दशा महादशा हमारा है, तो उस दशा महादशा में जो शुभ ग्रहों की दशा महादशा है वह, उसमें हम अच्छे से अच्छे कामों को निपटा सकते हैं, कर सकते हैं। इस प्रकार हम दशा महादशा का फल जान सकते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, यदि हमारे लिए पीड़ादायक है और अच्छे भाव में नहीं बैठे तो पीड़ा की संभावना और बढ़ने की संभावना होती है। वहीं यदि शुभ ग्रह में बैठे, शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, फिर इनके शुभ उतना शुभ फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह शुभकारी नहीं। इसलिए इसका आकलन विभिन्न एंगल से किया जाता है। तीसरा, हम जिससे भी मिलते हैं, जो जो ग्रह हमारे लिए अशुभदायी हैं, उनके अंदर अधीन आने वाले जितने नक्षत्र हैं उनमें जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक। उसी तरह से हम यह जान सकते हैं कि हमारे लिए अगर शुभकारी ग्रह हैं कहाँ पर बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में और वे कैसा फल दें। उदाहरण स्वरूप, इस जातक के लिए जो जातक अनुराधा नक्षत्र में जन्मा है, इसलिए दूसरा ग्रह बुध बनते हैं जो संपत्ति होते हैं। बुध जन्म कुंडली में जहां बैठे होंगे उससे संबंधित जातक कार्य करेगा तो उसके लिए संपत्ति का कारण बने। तो ये हुई मार्गदर्शन की बात। ऐसे आप अंधेरे में चलते रहे, तीर चलाते रहे, तो यह हमारे लिए बहुत ही शुभकारी है नवतारा चक्र पद्धति। और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की शुभता, सटीकता, प्रमाण जो उसके परिणाम होते हैं, इसको देखते हुए हमने नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से अलग दो वीडियो डाले हैं। एक आपके सुझाव के अनुसार प्रैक्टिकल वीडियो में डाला है कि नवतारा चक्र पद्धति कैसे निकालें। दूसरा, अब आपको नवतारा चक्र पद्धति निकालने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना है क्योंकि सारणी आपके पास समक्ष है। यदि आपका जन्म हस्ता नक्षत्र में हुआ है तो चंद्रमा आपके स्वामी बने, पहला ग्रह बने, वहां से गणना आरंभ करें और चलते चले मंगल राहु इस तरह से, और फिर केतु से आरंभ करें। याद रखें, आप क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलें। अब नवतारा चक्र पद्धति पर हमने वीडियो डाला है और उस वीडियो में हमने भगवान राम, मां सीता और अंजनी के लाल हनुमान की कुंडली डाली। इन तीनों में आपस में कैसे संबंध थे, इतिहास के पन्नों में ही नहीं हमारे जीवा पर भी है। और नवतारा चक्र पद्धति से यह अगर प्रमाणित होता है कि इनके साथ कैसे संबंध है, तो इसकी जो प्रमाणिकता है, इसकी जो सटीकता है फल की, वह और प्रमाणित हो। तो जरूर देखें हमारे विशेष प्रस्तुति नवतारा चक्र पद्धति पर, जो कि हमने यूट्यूब पर रखा। तो चलिए आज के चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आज का फल कैसा। तो चंद्रमा आज
2:37 तक विशाखा नक्षत्र में है, और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे। यदि हम भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र के बारे में देखना चाहें, तो पहला भाग साधक का है जो कि शुभ है, यानी 2:37। उसके बाद हम नैधन्य होता है, अति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे 7वां ग्रह बनते हैं। उसी तरह से यदि दूसरा हम उदाहरण लें, यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो चूंकि जातक का आज विशाखा नक्षत्र में ही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं 2:37 तक, तो ये जन्म ग्रह हुआ, ये पीड़ादायक होगा। और उसके बाद दूसरा ग्रह बने शनिदेव के संपत्ति कारक। तो इस जातक का जिसका जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, जो बृहस्पति के ग्रह बनते हैं, उनके लिए यह जातक का जन्म आज पहला भाग जन्म तारा पड़ता है, और जन्म तारा इनके लिए पीड़ादायक किसी के लिए। उसके बाद संपत्ति तारा पड़ता है, जो कि संपत्ति का कारक है, बहुत ही। तो इस तरह से हम अगर सूची को देखें, तो यदि किसी जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, तो उसके लिए विशाखा नक्षत्र का जातक शुभकारी हो। तो ये गणना हमको इस तरह से हम कर सकते हैं। और जब भी हमारा आज का दिन जन्म, विपद, प्रत्यय और नैधन्य तारा में पड़ रहा हो, तो जिस अवधि में पड़ रहा हो उस अवधि में हमें पूर्व बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और शुभ कार्य आरंभ न करें। यही प्रकृति की चाहत, जोखिम न लें, क्योंकि यह पहला संकेत, पूर्व संकेत है। यह नव तारा चक्र पद्धति तारा बलम यह पूर्व संकेत करता है कि आज का दिन आपका कौन सा अवधि परेशानी वाला होगा, ज्यादा परेशानी वाला होगा, और कौन सा अवधि बहुत अच्छा होगा आदि। तो यदि जातक का जब भी हमारे जन्म, विपद, प्रत्यय और नैधन्य तारा में पड़ रहा हो, तो हमें अति सावधान रहना चाहिए। वहीं संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमति मित्र तारा में पड़ रहा हो, तो हमें उस अवधि में शुभ कार्य जरूर आरंभ करना चाहिए, यदि हमारे पास कोई शुभ कार्य आरंभ करने की योजना है। तो आज का तारा यदि हम देखें, तो ऐसे लोगों का जिनका पहले अवधि में, जिनका अश्विनी, माघा, मूला के नक्षत्र में जन्म हुआ हो, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा, सारक नक्षत्र में जन्म हुआ, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ हो, या पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में जन्म हुआ है, उनके लिए पहली अवधि जो है समस्या कारक है, सावधान। वहीं दूसरी अवधि जो होती है 2:37 के बाद, शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक, राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक और शनि देव के नक्षत्र में जन्मे जातक सावधान। तो ये रहे हमारे नव तारा बलन और नव तारा चक्र पद्धति की प्रस्तुति। उपाय के तौर पर प्रकृति यही चाहती है कि आप कोई भी जोखिम न लें, किंतु उपाय के तौर पर पूछा जाता है, हम उपाय के तौर पर सूचीबद्ध कर आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सलाह यही दे रहे हैं कि रिस्क न लें, जोखिम न उठाएं, यह प्रमाणित नहीं है। उपाय के तौर पर यदि आज का दिन जन्म तारा में पड़ रहा है, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ रहा हो तो गुड़ का दान, प्रत्यय में पड़ रहा है तो नमक का दान, और नैधन्य में पड़ रहा है तो प्याज में है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। किंतु पुनः बता दें, यह प्रमाणित नहीं है, इसलिए इसे
का इसका उपयोग ना करें। परिहार जो है वह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए जोखिम न लें। तो इस प्रस्तुति के साथ हम अगली प्रस्तुति में अब चलते हैं। अभी हमने नक्षत्र की चर्चा कर रहे थे, अब आपको राशि के साथ राशि की चर्चा करेंगे। चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और जिस राशि में वर्तमान है उनके अनुसार फल हम देख। तो वर्तमान में चंद्रमा तुला राशि में है, उसके बाद वृश्चिक राशि में जाकर नीच होंगे। तो जब तक तुला राशि है, इस पद्धति को चंद्र बलम कहते हैं। यह चंद्रमा जिस राशि में आज है, भ्रमण कर रहे हैं, और जिस राशि जन्म कुंडली में जहां पर बैठे हैं जिस राशि में, दोनों को तालमेल कर देखा जाता है, जिसे हम राशि बोलते हैं। तो चंद्र राशि के अनुसार या जन्म राशि के साथ भी जब भी चर्चा होती है, लगन राशि का मतलब होता है लगन का, जो लगन का जो राशि है उसकी चर्चा है। लेकिन चंद्र राशि की जब चर्चा होती है तो चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है और आज भ्रमण जो कर रहे हैं उसके अनुसार। तो जन्म राशि चंद्रमा आज जो है, जो राशि में भ्रमण कर रहे हैं वह तुला राशि है, उसके बाद में वृश्चिक में जाएंगे जहां नीच। तो आज के जातक मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए दिन उत्तम के तरह के संकेत मिल रहे हैं। वहीं मिथुन, कन्या, कुंभ, इनके लिए इष्ट देव का ध्यान धरें ताकि कोई अरिष्ट घटना न घटे, अरिष्टता न हो। शेष राशि वाले, उदाहरण स्वरूप कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों जल तत्व वाले राशि, सावधान रहे, अति सावधान। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बनाते हैं करते हैं 7:53 के पश्चात आज। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक राशि तथा मकर, कुंभ राशि के जातक के लिए आज के दिन शुभता के संकेत दे रहे हैं। शेष ग्रहों की राशि वाले, शेष राशि वाले जातक आज सावधान रहें थोड़ा, दिन में उत्तमता के संकेत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ समय बताता है। किसी भी कार्य को शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई भी नया कार्य आरंभ, चाहे वो गृह प्रवेश हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, ऑफिस का, नए ऑफिस को खोलने से संबंधित हो, आदि आदि। इस सभी के लिए चौघड़िया उपयोगी। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते तो कम से कम शुभ मुहूर्त कार्य को करने के लिए और उसमें शुभता की गारंटी के लिए, शुभता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कम से कम चौघड़िया आवश्यक है। चलिए संक्षिप्त चर्चा चौघड़िया पर करते हैं, क्योंकि चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया पर दो दो वीडियो डाला है, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, 16 चौघड़िया होते हैं, 16 प्रहर। 8 चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए उनका नामकरण 7 चौघड़िया का हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है दिन का, वह पहला जो चौघड़िया होता है वही अंतिम चौघड़िया होता है। रात्रि के लिए भी जो रात्रि के आरंभ का चौघड़िया होता है, यानी सूर्यास्त के बाद का चौघड़िया, और रात्रि समाप्ति के चौक, दोनों पुनरावृत्ति हो। रात्रि आरंभ और रात्रि समाप्ति, दिन का आरंभ और दिन का समाप्ति। तो ये जो चौघड़िया होते हैं ये कॉमन, मतलब आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया। अब चौघड़िया, हर एक 7 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से हो गया, और 7 साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह ग्रह बने, 7 ग्रह। और ये सातों ग्रह 7 विभिन्न कार्यों के करने के लिए अधिकृत हैं। तो अगर 7 इस प्रकार सातों चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए
विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होगा। दिन का चौघड़िया अक्सर अक्सर नहीं कहें, दिन का चौघड़िया काल बेला, राहु काल और वार वेले से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। जब भी इस तरह की अशुभता व्याप्त हो जिस चौघड़िया में, उसका परित्याग करना अत्यावश्यक, क्योंकि शुभता कम, अशुभता ज्यादा होने की संभावना। आज का चौघड़िया देखें, आज का चौघड़िया शनिवार दिन है, इसलिए काल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, काल चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। और ये काल चौघड़िया जो दिन और आरंभ के चौघड़िया हैं, ये काल देवता काल वेला से ग्रसित। रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, और लाभ चौघड़िया वार वेला से। रात्रि का आरंभ जो चौघड़िया होता है लाभ चौघड़िया, और अंत चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है वह काल रात्रि से ग्रसित। तो जब भी अशुभता से व्याप्त हो उसका परित्याग करना। इस प्रकार हम चौघड़िया मुहूर्त पर हमने चर्चा की, और ये हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। पांचवा भाग में आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। और यह अंकों का खेल है। अंक ज्योतिष वास्तव में अंकों का खेल है, और इसमें सिंगल अंक प्रयुक्त होते हैं। 5 अंक तुलन अंक होता है जो कि सभी अंकों को बैलेंस करता है। बीच, क्योंकि इसके जो पोजीशन है, इसका जो स्थान है, वह सभी अंकों के बीच का है। ये एक शून्य की गणना नहीं की जाती है, और एकल अंक में चूंकि प्रयोग किया जाता है, इसलिए एकल अंक में जो भी अंक नहीं आते हैं हमारे पास, या आते हैं एक एक से ज्यादा अंकों वाले, तो उन्हें हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। मूलांक जो जन्म तिथि होता है उसके योग का, और जन्म तिथि माह और वर्ष के योग का एकल अंक में परिवर्तित कर उसे भाग्यांक है। और ये मूलांक और भाग्यांक जो भी हुए 1 से 9 ग्रह के बीच में होते हैं, और इन ग्रहों के शासक ग्रह अलग अलग। सूर्य के 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7वां के केतु, 8वां के शनि, और 9वां के मंगल। राजा रानी, 1 को राजा कहता है, 2 को रानी कहते हैं, 1 को सरकार भी कहते हैं, 2 को पार्टनर भी कहते हैं, 3 को बृहस्पति, 4 को शरारती तत्व, 5 को राजकुमार, 6 को मंत्री या सुख प्रद करने वाला व्यक्ति, 7वां धर्मगुरु, धर्म में आस्था रखने वाला, और ऐसा व्यक्ति जिसे पूर्वाभास हो आगे की घटनाओं का। 8 हमसे नीचे तबके के लोग, हमारे नीचे कार्य करने वाले लोग, ये सभी अधीनस्थ होते हैं। अधीनस्थ भी काम करने वाले, हमारे अधीन काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, न्यायालय, ये सभी 8 अंकों के से प्रतिनिधित्व होते हैं, इसलिए इन्हें उसी नाम से पुकारा जाता है। 9 अंक वाले सेनापति, डॉक्टर और सेना से संबंधित। तो ये रहे हमारे ग्रहों का अंकों से ताल्लुक। अंक 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक डेटा वो होता है, स्थिर डेटा जिसको बोलते हैं, जो बदलता नहीं है, स्थिर होता है, और यही ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। उदाहरण स्वरूप जन्म तिथि। जन्म तिथि हमारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक कुछ और अंक इससे निकलते हैं, जैसे तिथि एक और माह 1 अंक में भी हो सकता है, 2 अंक में भी हो सकता है। 1 अंक में जब भी होता है, और तिथि से हम ड्राइवर निकालते हैं, मूलांक निकालते हैं, तिथि माह और वर्ष से भाग्यांक निकालते हैं। मूलांक जब भी 1 अंक का होता है, तो फिर दोनों में से, तिथि या मूलांक दोनों में से एक ही बार कैलकुलेशन में 1 अंक को लेते, 23 अंकों को नहीं लेते। भाग्यांक जो है वह मूलतः
तिथि, वर्ष और माह को जोड़कर बनता है। और इस जातक का तिथि जब हमने जोड़ा, जिनकी तिथि हमने ली है, तो ड्राइवर 3 बनता है, कंडक्टर भी 3। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए दैनिक जीवन में कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में तालमेल अच्छा, इसलिए डेट ऑफ बर्थ ऐसा हो जो कि दोनों को मिला के चले। जन्म तिथि से और भी अंक निकलते हैं, एंजल नंबर निकलता है, एटीट्यूड नंबर निकलता है, आदि आदि बहुत सारे अंक निकलते हैं, जिसे हम आगे सीखें। अब अंकों के बाद शब्दों की दुनिया चलती है। शब्द जब भी हमारे पास आते हैं, उन्हें हम अंकों में परिवर्तित करें। आप आश्चर्यचकित हुए होंगे, अंकों में कैसे परिवर्तित करेंगे? ये हम बताते चले। हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, इसलिए हम उन अंकों को गणना में लेते हैं। उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष हर अक्षर का अंकीय मूल्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमने रवि शंकर जो मंत्री हैं, उनका नाम लिया है। उनके नामांक 2 पर आते हैं और 3 का 2 से संबंध ठीक है, इसलिए यह एक्सेप्टेबल है। 3 और 2 का जो शत्रुता है उसमें नहीं है, और इसलिए हमें जन्म तिथि को नाम को तय करने के पूर्व, क्योंकि नाम एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, उसके अंक जो बनते हैं वो सबसे ज्यादा है ऊर्जा देते हैं। यहाँ आपको बताते चले, जो भी अंक हमारे मिसिंग है हमारे जन्म कुंडली में, जो भी अंक नहीं है, वह उसकी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती, उसकी दिशा प्रभावित होती हुआ करती है। और जो अंक 2 बार से ज्यादा है वह हमें खूब प्रभावित भी करती है, आलसी बना। तो पहला जो ये हुआ कि शून्य को की चर्चा में नहीं लेनी है। जन्म तिथि का हर अक्षर का योग जो डायनेमिक नंबर होता है, ये डायनेमिक कम स्टैटिक नंबर होता है। इसी तरह से मोबाइल संख्या भी हो सकता है, शहर का संख्या हो सकता है, आदि आदि। तो जब भी हमारे पास अंकों का समूह आए, हम उसको पहले जोड़ेंगे और जोड़कर संबंध निकालने का कोशिश करें। या अंकों का तालमेल ठीक नहीं चल रहा है आपस में, ड्राइवर और कंडक्टर में, तो वैसा अंक ढूंढेंगे जो हमारे हमें 5 अंक। नाम का पहला अक्षर भी दुश्मन का अंक नहीं होना चाहिए, और नाम का टोटल ही पूरा योग दुश्मन का अंक नहीं होना चाहिए। आपके समक्ष हर मूलांक भाग्यांक का दुश्मन अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आप देखें, 2 मूलांक वाला 3 मूलांक वाले जातक के लिए 2 शत्रु नहीं, जो हमने कहा था। उसी तरह से अल्फाबेट लेटर, जो मूलांक विभिन्न मूलांक वाले हैं, उनका नाम का पहला अक्षर जो टेबल में दिखाया गया है वह नहीं, क्योंकि यह होने पर अशुभ फलदायी हो सकता है। तो ये रहे हमारे, और भी चर्चा काफी हो सकती है, किंतु समय अभाव के कारण वीडियो बहुत लंबा ना हो, यह भी सुनिश्चित हमें ही करना है। इसलिए अब आपको ले चलते हैं आज अंकों की दुनिया के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। बस 30/8/2025 की है। मूलांक आज का 3 बनता है, भाग्यांक 2 बनता है, और ये 2 अंक का कल हमने देखा था, एक अंक सभी अंकों से शत्रु मित्रता रखते हैं, केवल 8 को छोड़कर। यहाँ 2 अंक जो मित्रता है उनका, 1 मूलांक वाले, 2 मूलांक वाले, 3 मूलांक वाले और 5 मूलांक वाले। शेष जो मूलांक वाले हुए, 2, सॉरी, 4, 6, 7, 8 और 9, ये 5 मूलांक वाले जो हुए, 4 से लेकर के 5 को बीच में छोड़कर, 4, 6, 7, 8, 9, इनके साथ 2 का संबंध ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे जातक जिनका जन्म 4/13/22/21 को हुआ हो, 6/15/24 को हुआ हो, सॉरी,
7-16-25 को हुआ है, 8-17-26 को हुआ है, 9-18-27 को हुआ है, उनके दिन अच्छे नहीं होने की संभावना। 5 मूलांक वाले उत्तंकता के संकेत हैं, और 6 मूलांक वाले का दिन भी सामान्य होने की संभावना। तो ये रहे हमारे प्रस्तुति, जो आपके लिए काफी उपयोगी होगी, ऐसा अनुमान। इस प्रकार हम दैनिक पंचांग के जो 5 भागों में प्रस्तुत होता है उसके अंतिम पड़ाव पर आ गए। आप हमसे बने रहे और तथा प्रस्तुति को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रस्तुति को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभ। नए पुराने सब्सक्राइबर सभी से अनुरोध है कि इसे साझा करें मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि ज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो और उसका उपयोग। शुभता हर की जिंदगी में, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा विजन। तो चलिए साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति को से लाभान्वित हो सके। और अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है। कमेंट बॉक्स में जाकर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना जो सुझाव है दें, ताकि प्रस्तुति को हम और भी उपयोगी बना सकें। इन शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।